हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 9 के अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है क्लास 9th वाले बच्चों के लिए एग्जाम से पहले मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालता हूँ और ये मेरा रिकॉर्ड है। ठीक है कि जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना, पूरा का पूरा पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो के अंदर से ही आता है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन अर्थशास्त्र से रिलेटेड आएगा ना, चाहे 2 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, वो इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। और भूगोल, सामाजिक विज्ञान, इतिहास के लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। तो वहां से बाकी आप अर्थशास्त्र, भूगोल वगैरह और इतिहास वगैरह कवर कर सकते हो। और मैप की भी वीडियो डाली है, मैप देखना मत भूलना। फ्री के नंबर होते हैं, छोड़ के आ जाओगे तो गलती होगी। फिर आप सोचोगे यार ये 2 नंबर के मैप मतलब छोड़ के क्यों आ गया मैप। बहुत ही मतलब 2 मिनट का काम होता है मैप। चलो, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। तो हमारा अच्छा, एक और बात यार कि अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसकी इंग्लिश मीडियम है, जिसकी एसएसटी इंग्लिश के अंदर है, तो सेम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी अपलोड करे हैं, वो आप उनको सेंड कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जो पालमपुर वाले चैप्टर में से है कि उत्पादन के कारक कौन कौन से होते हैं, यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। यानी मान लो मेरे को पेन की फैक्ट्री लगानी है, तो मेरे को किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मेरे को जरूरत पड़ेगी जमीन की, जहां पर फैक्ट्री लगाऊंगा। मेरे को लोग चाहिए फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए। मेरे को भौतिक पूंजी चाहिए। भौतिक पूंजी क्या क्या मतलब होता है, वो सारी की सारी वस्तुएं, ठीक है, जो कि हमें फैक्ट्री में जिसकी जरूरत पड़ती है। जैसे मशीनों की जरूरत पड़ती है, टूल्स वगैरह की जरूरत, उपकरण वगैरह की जरूरत पड़ती है, कच्चे माल की और पैसे वगैरह की जरूरत पड़ती है हमें। तो वो क्या है, भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी वो होती है जिसे आप टच कर सकते हो, ठीक है जी, और जो फैक्ट्री में जरूरत होती है। चौथी चीज जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मानव पूंजी। मानव पूंजी का मतलब क्या है, देखो श्रम क्या होता है, श्रम एक इंसान होता है जिसको जो काम बोलू ना वो करता है, ठीक है। मानव पूंजी क्या होता है, बेसिकली वो पर्सन होता है जो अपना दिमाग लगाता है। ठीक है, मैं इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे आपको याद रहे। जैसे कि मान लो एक ब्रिज है ना, पुल जब बनता है तो पुल बनने में मेहनत कौन करता है, जो वर्कर होते हैं वो मेहनत करते हैं। पत्थर इधर से उधर लगाना, ये सारा का सारा उनका काम होता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है उस आर्किटेक्ट का, जो ब्लूप्रिंट बनाता है, ये बताता है कि ये वाला पत्थर यहाँ रखो, ये वाला पत्थर यहाँ रखो, ऐसे ऐसे काम करो, और देखता है कैसे कैसे काम हो रहा है। वो होता है मानव पूंजी। यस सर नो। तो अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये बताओ कि उत्पादन के कारक में से सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक कौन सा होता है। याद रखना, मानव पूंजी। मानव पूंजी क्या होता है, मानव, वह मानव जो अपनी कुशलता और अपनी पढ़ाई लिखाई के बेसिस पे किसी भी कच्चे माल को पूर्ण वस्तु में कन्वर्ट करता है, उसी को हम मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है जी। इससे क्या होता है, उसको ज्यादा पैसे भी मिलते हैं। आपको पता ही है, ऑब्वियस सी बात है, आर्किटेक्ट को ज्यादा पैसे मिलते हैं। ठीक है, चलो जी। अब इनकी अगर डेफिनेशन करनी हो तो यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। वैसे तो मैंने आपको समझा दी और प्यारे बच्चे हो आप, अच्छे से समझ ही गए होंगे, बट फिर भी मैं आपके लिए मानव पूंजी की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। मानव अपने ज्ञान, अपनी कुशलता और अपनी शिक्षा के बल पर किसी भी कच्चे माल को उपयोग लायक बनाता है, इसलिए मानव पूंजी को सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक माना जाता है। ठीक है जी। भौतिक पूंजी क्या होता है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर में उपयोगी उपयोग होने वाली वस्तुएं, जो मैंने आपको बताया ना, फैक्ट्री में जो भी चीजें उपयोग होती है उसको हम भौतिक पूंजी कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, एक स्थायी पूंजी और एक कार्यशील पूंजी और एक स्थायी पूंजी। श्रम क्या होता है, वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारक श्रम होता है, अर्थात वह लोग जो शारीरिक बल, शारीरिक मतलब देखो, अगर दिमाग का यूज करता है तो वो तो मानव पूंजी हो जाएगा, अगर वो शारीरिक बल का यूज करता है तो वो श्रम है। और भूमि क्या होता है, भूमि यानी जमीन। ठीक है, भूमि के अंदर और भी हमारे प्राकृतिक संसाधन आ जाते हैं, जैसे जल, वन, खनिज, है ना। आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि हमारा जल जो है वो किस उत्पादन के कारक में आता है, तो आपको याद रखना है भूमि में आता है। चलो जी, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है कि भौतिक पूंजी कितने प्रकार की होती है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो भौतिक पूंजी होती है हमारी 2 प्रकार की होती है, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। स्थायी पूंजी क्या होती है, वह वस्तु जो उत्पादन में कई वर्षों तक उपयोग में लाई जाती है, जैसे कि फैक्ट्री के अंदर मशीनें, है ना। फैक्ट्री खुद, फैक्ट्री को ऐसे तो नहीं है कि हर महीने या हर दिन चेंज करते हो, आप एक ही बार लेते हो ना, 5-6 साल के लिए आराम से उसको चलाते हो, तो वो हो गया स्थायी पूंजी। कार्यशील पूंजी वो होती है वह वस्तु जो उत्पादन प्रक्रिया में समाप्त हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है। जैसे आज आपने खरीदी, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 दिन बाद ही खत्म हो जाएगी। जैसे पैसे, है ना। जैसे कि कच्चा माल, जैसे मैंने बोला पेन की फैक्ट्री लगाओगे तो रिफिल वगैरह अगर आप यूज करोगे, कच्चा माल एज ए कच्चा माल यूज करोगे तो रिफिल बन गए, ठीक है। रिफिल से आपने पेन बना लिया, वो चलेगा, अब फिर नए रिफिल खरीदने पड़ेंगे आपको, तो ये होती है कार्यशील पूंजी। ठीक है, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा कि ये बताओ पैसे जो है वो किस में आते हैं, कौन से प्रकार के हमारे कारक में आते हैं, उत्पादन के कारक में आते हैं। तो आपको याद रखना है कि वो एक कार्यशील पूंजी है। ओके जी, जिसको आप बेसिकली मतलब बार बार खरीदना पड़ता है इसको, उसी को हम कहते हैं कार्यशील पूंजी। और देखो यहाँ पर मैंने आपके 2 क्वेश्चन क्लियर कर दिए। आप देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन भी मैंने डाले हैं, बट अभी है ना, अभी पसीने भी छूटेंगे आपके, ठीक है, टेंशन मत लो। नीचे थोड़े से टफ क्वेश्चन भी है और वो एग्जाम में 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन है जो नीचे आएंगे, ठीक है। अभी तो आपको लग रहा है सर बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, अभी रुक जाओ आप, ठीक है। तो समझ आ गया ना, स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी। अच्छा, मानव पूंजी क्या है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ
कि मानव अपनी कुशलता, अपने ज्ञान और अपने शिक्षा के बल पर कच्चे माल को तैयार माल में बदलता है और इसी को हम मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, और इसीलिए मानव पूंजी को सबसे महत्वपूर्ण उत्पादन का कारक माना जाता है। ठीक है जी। चलो, अब आते हैं जी हम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में क्या डिफरेंस होता है। तो ये रहा जी भौतिक पूंजी और ये रहा जी मानव पूंजी। भौतिक पूंजी क्या होता है? भौतिक पूंजी होता है जिसको हम छू सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि मैंने बोला था कि फैक्ट्री के अंदर जो माल होता है या फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें होती है, फैक्ट्री खुद, वो क्या है? भौतिक पूंजी है। उसको आप टच कर सकते हो ना। बट मानव पूंजी को आप टच नहीं कर सकते। देखो, जैसे कि मान लो एक इंजीनियर है, ठीक है, या एक आर्किटेक्ट है, वो क्या है? वो मानव पूंजी है। आप बोलोगे सर उसको तो हम टच कर सकते हैं। उसको तो टच कर सकते हो, क्या उसकी नॉलेज को आप टच कर सकते हो? नहीं कर सकते ना उसकी नॉलेज को टच, है ना। देखो, इंसान तो सारे सेम है, बट उनकी नॉलेज उनको अलग बनाती है ना। तो क्या आप नॉलेज को टच कर सकते हो? नहीं। तो मानव पूंजी को आप नहीं छू सकते। ठीक है। सेकंड पॉइंट है, भौतिक पूंजी को इसके मालिक से अलग किया जा सकता है। बिल्कुल, मान लो मेरी कोई फैक्ट्री है या मेरी कोई मशीन है, मेरे से उस मशीन को मेरे से दूर ले जाओ, अलग हो गई, मेरे से अलग हो सकती है ना, मालिक से अलग हो सकती है। मानव पूंजी को आप उसके मालिक से अलग नहीं कर सकते। अब मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो ज्ञान है, क्या आप मेरे से छीन सकते हो? नहीं छीन सकते। ठीक है जी। एक संस्कृत में एक श्लोक भी बोला जाता है, मेरे को बड़ा याद आ रहा है। मैंने क्लास 7 में रट्टा लगाया था। अ, रट्टा लगाया था तो मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है। रियली सॉरी, अब मेरे को याद आ जाएगा ना तो बताऊंगा। पता नहीं, कुछ वो था कि कुछ के शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है जो भाइयों में नहीं बंटती, शिक्षा एक ऐसी चीज़ होती है। अब मेरे को संस्कृत में वो श्लोक याद नहीं आ रहा है यार, बेइज्जती हो गई मेरी। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इससे केवल मौद्रिक लाभ होता है। इससे भौतिक पूंजी से सिर्फ आप कैसे कर सकते हो? पैसे कमा सकते हो, है ना। आपके पास मशीन है, उससे पैसे कमा सकते हो। बट मानव पूंजी से आप पैसे तो कमा सकते हो, ये सामाजिक लाभ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक लाभ भी दिलाता है आपको। जैसे एक पढ़ा लिखा पर्सन के बोलने का तरीका बहुत एक A1 होता है, बहुत अच्छे से बात करता है वो। ठीक है। और जो पढ़ा लिखा नहीं होता, शायद वो इतने अच्छे से, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। ठीक है। तो इसका मतलब जब कोई बंदा मानव पूंजी बन जाता है, पढ़ लिख जाता है, उसके बोलने का तरीका, उसके कपड़े पहनने का तरीका, बहुत सारी चीज़ें उसमें चेंज हो जाती है। ठीक है। तो ये मानव पूंजी का डिफरेंस है। चलो जी, अब आ जाते हैं। मेरे दिमाग में वो बार बार संस्कृत का श्लोक आ रहा है कि याद आ जाए, याद आ जाए, बट आएगा नहीं, मेरे को पता है। क्योंकि पता नहीं अब क्यों याद नहीं आएगा, छोड़ो यार। गैर कृषक क्रियाएं क्या होती है? अब गैर कृषक क्रिया क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपसे? देखो, आपको पालमपुर वाले चैप्टर में आपसे पूछा जा सकता है कि गैर कृषक क्रिया कौन कौन सी होती है, यानी जो कृषि से रिलेटेड नहीं होती। जैसे साइबर कैफे, ठीक है, साइबर कैफे आपको लिखना है। बैलगाड़ी चलाना, ये क्या है? ये भी आपकी गैर, जो कृषि से रिलेटेड नहीं होती। ठीक है। डेयरी वगैरह खोलना, गाय का दूध वगैरह बेचना है, किसमें आता है? यह है गैर कृषक क्रिया। यस और नो, क्लियर हो गया ना आपको? गैर कृषक क्रियाएं कौन कौन सी होती है? देखो, लिखा भी है। लघु विनिर्माण, यानी जो छोटी छोटी हम घर में जो चीज़ें बनवाते, जैसे कि गांव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लकड़ी की चीज़ें बनाते हैं, खिलौने वगैरह बनाते हैं, वो लघु निर्माण में आ गया। परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ले जाना, कृषि में तो नहीं आता। दुकानदारी, डेयरी आदि, ये किस में शामिल होते हैं? सारे के सारे गैर कृषि क्रिया में शामिल होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के आएगा, पूछा जाएगा पालमपुर गाँव में गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी है। ठीक है। अब आते हैं भाई धाकड़ क्वेश्चन पे, सुनो आप। ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। बड़े 2 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। सुनो क्वेश्चन। राबी फसल क्या है? खरीफ फसल क्या है? इसको खरीफ कहते हैं, खरीफ लिख दिया मैंने गलती से, कोई नहीं। तो राबी फसल क्या है और खरीफ फसल क्या है, ये देख लो आप। तो आ जाते हैं जी थोड़ा सा यहीं पर। ये चैप्टर 1 के नोट्स है, मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है। अगर आपको चैप्टर वाइज समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ये है खरीफ फसल, ये है रबी फसल, ये है जी जायद फसल। एक जायद फसल भी होती है। अब जब आप देख ही रहे हो तो पूरा ही देख लो। तो बेसिकली जो खरीफ फसल है वो मॉनसून के सीज़न में उगाई जाती है। जब मॉनसून के सीज़न में जो फसलें उगाई जाती है ना, उसको हम खरीफ फसल कहते हैं। वह फसलें जो जून से लेकर अक्टूबर तक उगाई जाती है। जून से लेकर अक्टूबर तक का ही देखो मॉनसून का टाइम रहता है। मॉनसून का मतलब बारिश का टाइम रहता है। ठीक है जी। और इसके जो उदाहरण है वो है ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि। आपसे पूछ लिया, चावल भी इसमें आता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये बताओ जी, खरीफ फसल जो चावल है वो कौन सी है? खरीफ है, रबी है? तो आपको याद रखना है चावल जो है वो एक हमारी खरीफ फसल है। आपसे घुमा के भी आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक खरीफ फसल का नाम बताओ, तो चावल। बड़ा सिंपल है चावल। आपने चावल कभी वो डोरेमोन अगर आपने देखा होगा भी, तो उसमें देखा चावल का ऐसे बोझते हैं, वो बिल्कुल पैरों के घुटनों तक पानी, वो धान बोते हैं, है ना। तो चावल जो होता है वो बेसिकली पानी में, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसको। तो इसलिए वो बारिश बारिश है ना, पानी चाहिए होता है, तो बारिश से रिलेटेड है ना। जो रबी फसल क्या होती है? वह फसल जो सर्दियों के समय में उगाई जाती है। और हमारे भारत में सर्दियाँ कब से कब तक रहती है? अक्टूबर से लेके मार्च तक रहती है। ठीक है जी। गेहूं, आलू, सरसों, है ना,
और ये सारी की सारी हमारी क्या है, ये रबी फसल है। ओके, अब आते हैं जी हमारी जायद फसल पे। जायद फसल वो होती है जो गर्मियों के सीजन में उगाई भी जाती है और काटी भी जाती है। जैसे हमारी गर्मियाँ कब से कब तक रहती है, मार्च से लेकर जून तक। ठीक है, यहाँ आपसे एग्जाम में थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बताओ खरीफ और रबी फसल के बीच में जो फसल बोई जाती है उसका नाम क्या है, उसका नाम जायद फसल है ना। तो मार्च से लेकर जून तक के समय में जो फसल उगाई जाती है उसको हम जायद फसल कहते हैं। तरबूज, खरबूजा, खीरा, है ना, ये सारी की सारी फसल जो हमारी जायद फसल है, और इससे रिलेटेड एक मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है जी, चलो अब हम एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर ये फसल के बारे में नहीं, इतना ही दे रखा है फसल के बारे में। ठीक है, कब ये देखो, ये जो मैंने पढ़ा है वही दे रखा है। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। ओके, चलो अब आते हैं, ये वाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बिजली के आने से पालमपुर के किसानों की सहायता कैसे हुई। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बच्चे ऐसे ही आते हैं, सुन लो आप। तो या बिजली के आने से पालमपुर गांव के किसानों की कैसे सहायता हुई। पहली बात तो यह है कि बिजली के आने से जो पालमपुर के गांव के लोग हैं ना, जो वो होते हैं ना, आप कह सकते हो ट्यूबवेल जिसको कहते हैं, कुएं कुएं से पानी निकाल सकते थे बिजली की सहायता से। ठीक है, उनके लिए आसानी थी। ठीक है, और जो सिंचाई है, सिंचाई जो है वो, सिंचाई का मतलब होता है पानी देना। तो सिंचाई जो है वो बिजली के माध्यम से बहुत आसानी से कर पाते थे क्योंकि उन्होंने पंप वगैरह लगा रखे थे। ठीक है, तो आप लिख सकते हो कि बिजली के आने से किसानों को कृषि में बहुत सहायता मिली। पहला बिजली के आने से पालमपुर गांव में उनको सिंचाई में बहुत आसानी मिली। ठीक है, और दूसरी बात है हैड जो पानी होता है वो पंप वगैरह से बिजली से बहुत आसानी से खींचा जा सकता है ये। तीसरा है कि घर के में भी जो किसान थे वो अपने घरेलू कामकाज में भी बिजली का प्रयोग कर पा रहे थे। तो ये तीन फायदे हैं हमारे पालमपुर गांव में बिजली। क्या क्या बताया, सिंचाई में, हैंड पंप वगैरह में, और तीसरा जो है वो ट्रैक्टर वगैरह, ट्रैक्टर तो नहीं, वो तो बिजली से नहीं चलते। ठीक है, सिंचाई वगैरह हो गया अपना, और हैंड पंप वगैरह हो गया, और घरेलू कामों में भी वो बिजली का उपयोग कर पा रहे थे। ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ जी 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, चैप्टर नंबर 1 का ही है कि हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति के फायदे और नुकसान बताइए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जी हरित क्रांति क्या है और हरित क्रांति के फायदे और नुकसान सुन लो। ठीक है, ये वैसे सपोर्ट मटेरियल है, आप चाहो तो इसमें से कर सकते हो, बाकी इसमें से नहीं भी करोगे, मैंने नोट्स लिख रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको नोट्स भी दिखा देता हूँ। अगर कुछ बच्चों को अगर लग रहा हो कि सर ये तो बहुत बड़े आंसर है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं अभी नोट भी दिखा देता हूँ आपको, तो नोट से आप कर पाओगे। ठीक है, वैसे देखो ये लिखा हुआ है कि हरित क्रांति, चलो मैं ये वैसे देखो यहाँ पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 1960 के दशक के अंत में भारतीय किसानों को आधुनिक कृषि के तरीके से गेहूं और चावल की खेती सिखाई गई थी, इसी को हरित क्रांति बोलते हैं। ठीक है, या आप ये याद रख सकते हो कि 1960 के दशक में ना भारत सरकार ने जो हमारी गेहूं और चावल की फसल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था, और इसी जिससे इनका उत्पादन भी बढ़ा था, और इसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, हरित क्रांति में हमने किन किन चीज़ों का यूज़ किया था, आपको एग्जाम में आ सकता है, हरित क्रांति की क्या क्या विशेषता थी। तो आप बताना कि हरित क्रांति में अधिक उपज वाले बीजों यानी हाई हील्ड वैरायटी सीड का यूज़ किया गया था। हरित क्रांति में उर्वरक फर्टिलाइजर जिसको हम कहते हैं उनका यूज़ किया गया था, जिससे ज़्यादा फसल उगाई जाती है। हरित क्रांति में हमने कीटनाशकों का उपयोग किया था, है ना, कीड़े मारने की दवा जो है फसल में डाली थी। नेक्स्ट है कि हमने आधुनिक सिंचाई का, पहले क्या करते थे हम बाल्टी ले लेके उसमें डालते थे खेतों में पानी, फिर हमने क्या किया आधुनिक सिंचाई का उपयोग, जो वो फव्वारे वाला सिस्टम उपयोग करना शुरू किया था हरित क्रांति के अंदर, और ट्रैक्टर और मशीनों का प्रयोग करना शुरू किया था हमने हरित क्रांति के अंदर, जिससे उत्पादन बढ़ा था। ठीक है, अब इससे फायदे क्या हुए थे, सबसे पहले तो अधिक मात्रा में अनाज जो है उसका उत्पादन हुआ, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। दूसरा, कृषि और उद्योग सुदृढ़ बना, कृषि का भी फायदा हुआ, उद्योग का भी फायदा हुआ। अब आप बोलोगे सर कृषि का तो उत्पादन बड़ा फायदा हुआ, उद्योग को कैसे फायदा हुआ। अरे देखो बच्चे, आप कृषि में गन्ना उगा रहे हो, अब हरित क्रांति की वजह से मान लो लेट्स अज्यूम गन्ना बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। चलो एक इसको इजी कर देते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पर चावल और गेहूं बोला है। मान लो आपने बहुत सारा गेहूं उगाया, अब गेहूं आया है तो अब गेहूं तो लोगों के पास नहीं जाता डायरेक्टली, है ना, हम गेहूं थोड़ी ना हम तो आटा खाते हैं। तो आटा जो गेहूं है सबसे पहले किस में जाएगा, आटे वाली मील में जाएगा। अब वो आटा फिर पीसेगा और वो कहाँ पर होगा, फैक्ट्री के अंदर होगा। तो ये उद्योग भी सुदृढ़ बना, इससे उद्योगों को भी फायदा हुआ इनडायरेक्टली, यस नो। रोजगार में भी वृद्धि हुई, बहुत सारे लोगों को फैक्ट्री में भी काम मिला, है ना। और किसानों ने उत्पादन बढ़ाने के लिए 2-3 बंदे भी रखे, और बेसिकली किसानों का भी सुधार हुआ, उनकी भी स्थिति में थोड़ा फायदा हुआ, उनको ज्यादा पैसे मिलने लगे। नुकसान क्या हुआ, पहले तो मिट्टी की उर्वरकता कम हो गई, इतना हमने उर्वरक डाला, मतलब इतना फर्टिलाइजर डाला, इतना कीटनाशक डाला, जिससे मिट्टी की उपजाऊता खत्म हो गई, उर्वरकता खत्म हो गई। दूसरा, निम्न भौम जल स्तर, अच्छा इसका मतलब मैं बता देता हूँ। अब देखो, हमें बहुत ज़्यादा चावल उगाना है, मैंने क्या बताया था, चावल के लिए आपको पानी चाहिए बहुत ज़्यादा,
बारिश का पानी जो था वो था, बट इतना नहीं था जिससे मतलब फसल उग सके। तो हमने क्या किया, ज़मीनों से हैंडपंपों से पानी जो है वो निकालना शुरू किया, जिसकी वजह से पानी पहले इतना, जैसे ज़मीन है तो इतने स्तर पे पानी होता था, अब ये और नीचे चला गया क्योंकि हमने पानी को निकाल दिया, तो पानी का स्तर जो है वो नीचे चला गया। प्रदूषण भी बढ़ा इससे, और क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। इसका मतलब है क्षेत्रीय असमानता का बढ़ना है कि जो हमारी हरित क्रांति है उसका फायदा पूरे के पूरे हमारे, ये नहीं कह सकते आपके पूरे के पूरे भारत को हुआ। भारत के कुछ कुछ क्षेत्रों को ही फायदा हुआ, जैसे कि पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ भाई, बहुत ज़्यादा फायदा हुआ हरित क्रांति का। बाकी एरिया में इतना ज़्यादा फायदा नहीं हो पाया। हरियाणा में भी फायदा हुआ, पर आप बिहार वगैरह देखोगे उसमें अपना इतना फायदा नहीं हो पाया। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। बाकी मैंने इसमें भी लिखवा रखा है, ऐसी बात नहीं है बच्चे, आप ये वाला भी कर लो। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो जी, हरित क्रांति की विशेषता पूछी जाए, मशीनों वगैरह का उपयोग, ये सारी हरित क्रांति के सकारात्मक यानी फायदे, हरित क्रांति के नुकसान। ठीक है जी बच्चे, करवा रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कृषि के लिए छोटे किसान, बड़े किसान पूंजी कहाँ से अर्जित करते हैं, इसके परिणाम क्या होते हैं? मतलब देखो, आपको किसानी करनी है, आपको खेती करनी है, तो खेती करने के लिए आपको पहले पैसे चाहिए, है ना? क्या पैसे चाहिए? आपको फर्टिलाइजर खरीदना होता है, आपको बीज खरीदने होते हैं, है ना? आपको मशीनें खरीदनी होती है। तो उसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं? छोटे किसान कहाँ से लाते हैं और बड़े किसान कहाँ से लाते हैं? तो ये देखो बच्चे, आपके आंसर लिखा हुआ है यहीं पर मैंने। पहला है कि खेती के लिए आवश्यक पूंजी जो है वो जो छोटे किसान है, वो खेती के लिए पूंजी जो है वो बड़े किसानों से उधार ले लेते हैं। ठीक है, छोटे किसान। और जो छोटे के विपरीत जो बड़े और मंझले किसान होते हैं ना, मझोले लिखा है इसमें, मझोले यानी वही मीडियम, मीडियम साइज के किसान, जो थोड़े से गरीब भी नहीं होते बहुत ज्यादा, बट बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं होते। वो क्या करते हैं, वो जो है खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी बचत से करते हैं। बचत से मतलब अपने पैसे वगैरह उन्होंने थोड़े से सेव कर रखे होते हैं, उन्हीं से वो क्या करते हैं, थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह करते हैं। ठीक है, कि हाँ जी अब खेती करेंगे, क्योंकि उनके पास तो पैसे होते ही है ना? तो और इससे क्या होता है, इससे इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है जो छोटे किसान होते हैं ना, उन पे बहुत ज़्यादा ऋण चढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कर्ज चढ़ जाता है। और आप देखोगे, ये बहुत ही सैड बात है कि भारत में बहुत सारे किसानों को अपनी जान भी देनी पड़ती है, क्योंकि उन पे इतना कर्ज चढ़ जाता है कि वो चुका नहीं पाते। ठीक है जी? तो शोषण होता है उनका, बेसिकली बड़े किसान शोषण करते हैं कि बहुत ज़्यादा ब्याज लेते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मानव एक संसाधन का अर्थ क्या है? ये है ना आपका, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। ठीक है, अब बोलोगे सर क्या मतलब, कैसे, कब करवाया आपने वाला क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर ऊपर पहले हमने मानव पूंजी करा था ना, वही डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है जी, वही डेफिनेशन आपको लिखनी है। क्या डेफिनेशन लिखनी है? ये वाली। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब थोड़ा सा घुमा के लिखनी है। क्या घुमा के लिखनी है? मानव को एक संसाधन माना जाता है क्योंकि मानव अपनी शिक्षा, अपनी कुशलता से किसी भी कच्चे माल को उपयोगी वस्तु में परिवर्तित करता है, और इसी वजह से मानव को एक संसाधन माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ सकता है घुमा के, कि बताओ कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन किसको माना जाता है? तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन को माना जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है कि बाजारी और गैर बाजारी क्रिया में अंतर बताओ। बाजारी क्रिया क्या होती है? बाजारी क्रिया वो होती है जो हमें मार्केट में जिस चीज का उत्पादन हम मार्केट में बेचने के लिए करते हैं ना, उसको बाजारी क्रिया कहते हैं। और वो क्रिया जो हम बाजार में नहीं, खुद के फायदे के लिए या खुद के उपभोग के लिए करते हैं, उसको हम गैर बाजारी क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल दूं, मेरे पास एक खेत है, मैंने उस पर खेती करी, उतनी ही खेती करी जितने मेरे को चाहिए, मतलब मैंने 10 किलो चावल उगाए ताकि मेरे घर के लिए पूरे हो जाए। तो ये क्या है? ये गैर बाजारी क्रिया है। मान लो मैं, मेरे पास 100 एकड़ की जमीन थी और मैंने बहुत ज्यादा चावल उगाए और मैंने वो चावल जाके दुकान पे बेच दिए। वो क्या है? वो बाजारी क्रिया है, क्योंकि यहाँ पर मैं बेच रहा हूँ, बाजारी बाजार में बेच रहा हूँ तो बाजारी क्रिया। मैं बाजार में नहीं बेच रहा तो वो गैर बाजारी क्रिया। डेफिनेशन दिखा दूं बच्चे आपको? चलो, ये रही प्यारे बच्चे आपकी डेफिनेशन। हाँ, थोड़ा सा समय दीजिए। अच्छा, फीस भरना मत भूलना हमारी। ठीक है, फीस क्या है? फीस है एक प्यारा सा लाइक, ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट। बस मोटिवेशन दौड़ जाती है जब आप ऐसे करते हो तो। ठीक है, तो लाइक करना वीडियो को, और शेयर भी कर सकते हो, बट लाइक ज़रूर करना, इससे मोटिवेशन मिलती है, लगता है कि हाँ यार बच्चे हमारे साथ है, और मतलब एक नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है जी, बाजारी क्रिया क्या होती है? वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाओं के लिए जो हम श्रम करते हैं, उसी को हम कहते हैं जी क्या? बाजार क्रिया। ठीक है जी, इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तु या सेवाओं का उत्पादन शामिल होता है। मतलब जो भी क्रिया पैसे के लिए करते हो ना, है ना,
उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जी हम बाजारी क्रिया। ठीक है जी, चलो। और जो स्व उपभोग के लिए, खुद के लिए करते हो ना, उसको कहते हैं हम जी गैर बाजारी क्रिया। यस सर नो। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें प्राथमिक उत्पादकों का, यानी वो जो आप बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे आप बगानी करते हो, बागवानी करते हो, मान लो अपने घर के अंदर आपने बेसिकली वो पेड़ पौधे लगा रखे हैं, और आप पानी वगैरह देते हो, आपको क्या फायदा होता है, कि पैसे मिलते हैं उससे? नहीं ना, वो गैर बाजारी क्रिया, बेचने थोड़ा ना जाओगे उसको, आप बोलोगे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आज ही अपने करा कुछ। ऐसा नो, चलो। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वैसे तो यार सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ कि ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। चलो, जापान में प्राकृतिक संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी जापान एक विकसित देश है। जापान एक विकसित देश है, वहां पर प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तेल वेल कुछ नहीं है वहां पर, जैसे अरब में तेल के कुएं है ना, वहां पर जापान में तेल के कुएं नहीं है, बट फिर भी उसको एक विकसित देश माना जाता है। क्यों? तो जापान के अंदर प्राकृतिक संसाधन ना होने के बावजूद भी उसको विकसित देश इसलिए माना जाता है क्योंकि जापान ने अपने लोगों की शिक्षा में और अपने लोगों के स्वास्थ्य में, दोबारा सुन लो क्या बोला मैंने, अपने लोगों की शिक्षा में और अपने लोगों के स्वास्थ्य में, शिक्षा में और स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं, और उन्होंने अपने लोगों को मानव संसाधन बनाया है। इसी वजह से जापान एक विकसित देश है। ठीक है, जापान को एक विकसित देश क्यों माना जाता है, प्राकृतिक संसाधन ना होने के बावजूद भी? तो इसका रीजन है कि उन्होंने, जापान की सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसे लगाए हैं, और उन्होंने अपने लोगों को मानव संसाधन बनाया है, और मानव संसाधन आपको पता ही है बेसिकली सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, वो खुद ही आप देखो, बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखोगे टेक्नोलॉजी में जापान कितना आगे है, भारत भी अब बहुत आगे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट अभी थोड़ा सा जापान से पीछे है, आएंगे अपन भी आगे आएंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट है हमारा कि स्वास्थ्य का मानव पूंजी निर्माण में क्या महत्व है। इसका मतलब है अगर कोई बंदा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है ना, कुछ भी बनता है, तो क्या उसकी लाइफ में हेल्थ का इंपॉर्टेंस होता है? द आंसर इज यस। ठीक है, मानव पूंजी के निर्माण में स्वास्थ्य का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही अपने देश में, या अपने देश में ज्यादा, आप कह सकते हो, कंट्रीब्यूट कर पाता है। ठीक है, देश की जीडीपी में ज्यादा आप सहयोग दे पाता है। ठीक है, और एक स्वस्थ व्यक्ति जो है बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाता है और ज्यादा उत्पादन कर पाता है। दूसरी तरफ जो एक अस्वस्थ व्यक्ति होता है ना, वो देश के लिए भी बोझ होता है, और वो जिस भी संस्था में काम कर रहा होता है उसके लिए भी बोझ होता है। ये सुनो, ये जो मैंने बात बोली है आपको लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिक्षा का मानव पूंजी निर्माण में क्या महत्व है। ये अब मैं इसका आंसर दिखा देता हूँ, वैसे तो इसमें भी सेम ही है, एक पढ़ा लिखा पर्सन जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाता है, बट फिर भी मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो, शिक्षा का महत्व क्या है, तो इसमें लिखना कि शिक्षा से क्या होता है, ये कहाँ गए वाला क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, शिक्षा का मानव पूंजी निर्माण में क्या महत्व है, तो शिक्षा पाने के मतलब शिक्षा के आधार पे जो है एक पर्सन को ज़्यादा अच्छी जॉब मिलती है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है। ठीक है, नई आकांक्षाएं प्रदान करता है, मतलब शिक्षा पढ़ लेता है वो, तो उसके पास स्कोप ज़्यादा हो जाता है। देखो, अगर कोई पढ़ नहीं पाता तो उसके पास दो तीन चीज़ें होती है, जैसे मजदूरी कर सकते हैं वो भैया, है ना, बट अगर कोई पढ़ लेता है तो डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग प्रोफेशन में वो जा सकता है। ठीक है, इससे राष्ट्र आय की भी वृद्धि होती है, देश की भी वृद्धि होती है ना, प्रशासन कार्य भी आसान हो जाता है, मैं आपको इजी इजी पॉइंट बता रहा हूँ, और जीवन स्तर में भी सुधार होता है, मतलब उसका जीवन भी अच्छा हो जाता है, आप कह सकते हो, है ना। चलो, तो ये सारे के सारे हमारी शिक्षा के फायदे हो गए, महत्व हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का फिक्स होने वाला है। ठीक है, आप देख लो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, अब आप देख लेना कैसे आपको करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, बेरोजगारी क्या है और बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है। तो वह व्यक्ति जो काम करना चाहता है, काम करने के लिए आप कह सकते हो कुशल है, बट उसको काम नहीं मिलता। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं बेरोजगारी। और बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, तो बेरोजगारी 3 प्रकार की होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो जी, तो पहले तो बेरोजगारी क्या है, ये वह दशा या स्थिति होती है जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग को रोजगार प्राप्त नहीं होता। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, तो बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति होती है जब एक व्यक्ति जो है वो काम करना चाहता है, पर उसको काम नहीं मिल पाता, उसी को हम जो है वो बेरोजगार कहते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो, बेरोजगारी जो होती है 3 होती है, मौसमी बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और शहरी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, वह लोग जो वर्ष के कुछ महीनों के और कुछ महीनों में बेरोजगार रहते हैं। इसका एग्जांपल दूं, जैसे आइसक्रीम वाले भैया। ठीक है, मतलब गर्मियों में तो भैया अंधा पैसे छापते हैं, है ना,
समझ रहे हो ना, मतलब बहुत पैसा बनाते हैं गर्मियों के समय में, बट सर्दियों में उनको काम नहीं मिल पाता। अब आप बोलोगे कि सर फिर तो वो काम दूसरे काम पे शिफ्ट हो जाते, बात सही है आपकी, बट है तो वो मौसमी बेरोजगार ना। मतलब वो चाहते हैं कि जी सर्दियों में बेचे, बट उनको इतना फायदा नहीं हो पाता। तो गर्मियों में मतलब सर्दियों में उनको काम नहीं मिल पाता है ना, वो काम नहीं कर पाते जो वो काम करते हैं आइसक्रीम बेचने का। तो वो क्या है, वो मौसमी बेरोजगारी है। क्लियर हुआ ना बच्चे? चलो, अब प्रच्छन्न बेरोजगारी सुन लो, जहां पर बच्चे मैक्सिमम कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में इन दोनों में डिफरेंस भी आता है, वो भी हम देखेंगे, बट पहले प्रच्छन्न बेरोजगारी सुन लो। प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का कार्य में लगे रहना प्रच्छन्न बेरोजगारी है। इसका क्या मतलब है कि एक व्यक्ति काम तो कर रहा है बट उसके काम करने का कोई फायदा नहीं है। एक खेत है, उसमें 5 बंदे हैं, मतलब 10 बंदे मान लो काम कर रहे हैं, और वो कितना उत्पादन कर रहे हैं, वो मान लो कर रहे हैं 10 kg का उत्पादन, ठीक है। अब खेत इतना है, खेत बड़ा नहीं है, खेत इतना ही है, 10 किलो मान लो चावल उग रहा है ना। बट मजे की बात है, अगर मैं 10 की जगह 5 बंदे भी लगा दूं, 5 को हटा दूं, तब भी 10 किलो अनाज उगेगा, है ना। क्योंकि जमीन तो उतनी है। अब देखो जमीन पे ऐसे थोड़ी ना कि बंदे बढ़ा दोगे तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना, उतना ही उगेगा जितनी जमीन है। तो जो 5 बंदे लगाए, जो है ना, जो 5 बंदे एक्स्ट्रा थे, वो क्या है, वो प्रच्छन्न बेरोजगारी से ग्रसित है ना। मतलब इसका मतलब है वो काम तो कर रहे हैं बट उनके काम करने का कोई फायदा नहीं होता। मतलब वो जितने की जरूरत है एक काम में, जब ज्यादा बंदे लगे होते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा बंदे होते हैं वो प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या होते हैं, ग्रसित होते हैं। गाँव में ज्यादातर किसानी में ऐसा होता है कि एक फैमिली का अगर 2 बंदे भी काम करें ना खेत में, तब भी अच्छा खासा उत्पादन हो जाएगा, बट पूरी फैमिली लग जाती है खेत के अंदर, तो वो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी का एग्जाम्पल है, ठीक है। शहरी बेरोजगारी क्या होती है? शिक्षित बेरोजगारी, मतलब डिग्री धारी युवक रोजगार पाने में जब असमर्थ होते हैं उसी को कहते हैं हम शहरी बेरोजगारी, ठीक है। आज आप देखोगे कि भारत के भी बहुत सारे शहरों में शहरी बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। मतलब एक बंदा है, पढ़ा लिखा है बिल्कुल, है ना, तो उसको उसकी डिग्री के अनुसार काम नहीं मिल पाता। मतलब मेरे कहने का मतलब है, एक जैसे मैंने एक न्यूज भी पढ़ी थी कि बहुत सारे लोग हैं जो पीएचडी है, अगर आपको पीएचडी पढ़ा पता तो बहुत महंगी बातचीत होती है। पीएचडी मतलब जिसके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, ठीक है। तो जिस बंदे के नाम के आगे डॉक्टर लगता है वो बंदा प्यून की जॉब कर रहा है। अब आप बोलोगे सर प्यून की जॉब क्या छोटी होती है? नहीं बच्चे, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सारे काम बराबर होते हैं। पर आप देखो, अगर भैया वो प्यून 12th पास भी कर लेते ना, तब भी उनकी प्यून की जॉब के चांसेस थे, बट भैया ने क्या करी, पीएचडी करी। तो मतलब इतनी मेहनत करी उन्होंने, तब उनको एक ऐसी जॉब मिली जो 12th को क्लियर करने के बाद भी मिल जाती, है ना। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बट आप देखो कि उन्होंने क्वालिफिकेशन क्या है उसकी, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो शहरी बेरोजगारी का मतलब समझ आ गया। जब जो शिक्षित बेरोजगारी होती है, जब कोई पढ़ा लिखा पर्सन होता है जिसके पास जो डिग्री होती है और डिग्री के अनुकूल उसे काम नहीं मिल पाता, ठीक है, डिग्री के अनुकूल वो रोजगार प्राप्त करने में जब असमर्थ होता है, उसी को हम शहरी बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मौसमी बेरोजगारी और पच्छन बेरोजगारी में डिफरेंस। टोल्ड यू, मैंने कहा था ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ठीक है। ये आंसर मैंने खुद ही लिखे हुए थे, तो एक ही बात है, इसमें से भी कर सकते थे बट मैंने सपोर्टिंग मटेरियल आपको दिखाया, ठीक है। अच्छा, बच्चे कुछ पूछ रहे थे कि सर 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, तो आप मेरे को बता देना कि अगर आप 1 मार्क्स के क्वेश्चन का भी वो चाहते हो कि मैं आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूं, तो बता देना, एमसीक्यू की वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। और एमसीक्यू वगैरह मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करूंगा, हमारे चैनल जो है ना मेन पॉइंट स्टडी 9th, इसको ज्वाइन कर लेना, तो एमसीक्यू वगैरह भी मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि हमारे दूसरे भी चैनल है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हमारा एक जैसे मेन पॉइंट स्टडी तो है ही, आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि 10th में भी अपन साथ रहने वाले हैं, पता ही है आपको। हमारा एक चैनल है जिसका नाम है मेन पॉइंट स्टडी, सॉरी टेक। बेसिकली मैं इस पे ये बताता हूँ स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, ठीक है। आप एनिमेशन कैसे वीडियो बना सकते हो, एनिमेशन वीडियो बना के यूट्यूब पे कैसे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप फोन से एनिमेशन वीडियो, लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो, दूसरे की वीडियो आप यूट्यूब पे कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो। वेबसाइट से याद आई, हमने भी एक मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट बना रखी है, www.mainpointstudy.in, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारे चैप्टर के नोट्स अवेलेबल है। ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, 9th के तो कम है पर 10th के पूरे हैं, है ना। तो जब आप 10th में आओगे तो आपको नोट्स की कोई दिक्कत ना है। और वहाँ पर मैंने जो है वो एक मतलब कंट्रीब्यूटर्स का बटन भी दे रखा है, तो जो बच्चे सपोर्ट कर सकते हैं वो ज़रूर करना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे आप सपोर्ट, देखो ये बात सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती सपोर्ट कर, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल दो अमाउंट कितना बड़ा है कितना छोटा है सपोर्ट का, वो मैटर नहीं करता वहाँ पर। जैसे कॉन्ट्रीब्यूटर्स, मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ पहले आपको, ठीक है। तो हमारी मेन पॉइंट स्टडी की ये वेबसाइट है, कॉन्ट्रीब्यूटर के बटन पे जाओगे तो ये आपको मिलेगा,
तो यहाँ से आप सपोर्ट कर सकते हो, बट ये कंपलसरी नहीं है, उन बच्चों के लिए नहीं है जो कि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। जो फाइनेंशियली स्टेबल है वही सपोर्ट करे, और सपोर्ट कितना ज़्यादा है कितना कम है वो मैटर नहीं करता, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि नोट्स मैं उन्हीं को दूंगा जो पैसे दे, जो सपोर्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। नोट सबके लिए अवेलेबल है, ये वाली पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम पे मेन पॉइंट स्टडी के 9th के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है जी। प्रस्थान करें, आगे वाले क्वेश्चन पे आए हम। चलो, मौसमी बेरोजगारी क्या होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। मौसमी बेरोजगारी में व्यक्ति साल के कुछ समय के लिए बेरोजगार होता है, मतलब उसे साल के कुछ समय काम नहीं मिल पाता। प्रच्छन्न बेरोजगारी में क्या होता है, व्यक्ति काम तो कर रहा है होता है, परंतु उसके काम करने का कोई फायदा नहीं होता। इसमें सीमांत उपयोगिता जीरो नहीं होती। सीमांत उपयोगिता अगर मैं आपको समझाने जाऊंगा ना तो दिक्कत होगी आपको, बस मैं समझा देता हूँ। अ, इसका मतलब है सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि वो काम करेगा तो उसको फायदा होगा, यस और नो। मौसमी अगर आइसक्रीम वाले भैया ज्यादा काम करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा, यस और नो। अगर 2 घंटे वो अपनी वो आइसक्रीम की वो लगाते हैं, अगर 4 घंटे लगाए तो ज्यादा आइसक्रीम बिकेगी। बट प्रच्छन्न बेरोजगारी में ऐसा नहीं है। प्रच्छन्न बेरोजगारी में उपयोगिता जीरो होती है, मतलब बंदा कितनी भी मेहनत कर ले फायदा जीरो ही होगा। अगर 5 बंदे एक खेत में उत्पादन कर रहे हैं, 100 किलो अनाज उगा रहे हैं, तो वो कितनी भी मेहनत कर ले, 10 बंदे अगर लग जाएं तब भी 10 किलो ही उगेगा। तो जो 5 बंदे एक्स्ट्रा हैं उनकी जीरो उपयोगिता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि ग्रामीण और शहरी दोनों में पाई जाती है। ये जो हमारी मौसमी बेरोजगारी है वो गांव में भी और शहर में दोनों पाई जाती है, और परसेंट बेरोजगारी जो है वो ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है, ठीक है जी। उत्पादन हमारे आइसक्रीम वाले भैया हो गए, और यहाँ पर जो प्रच्छन्न बेरोजगारी में वो बड़ा सा एग्जाम्पल लिख देना कि खेत में अगर 5 व्यक्ति की आवश्यकता और 10 लगे हुए हैं तो बाकी जो 5 व्यक्ति है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी से पीड़ित है, ठीक है जी। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जो बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये बेरोजगारी होती है वो देश पर क्या प्रभाव डालती है, ठीक है। मैं ये दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। ये राजी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैंने उसमें लिखा नहीं बट ये आपको करना ज़रूर है, ठीक है। चलो, क्या है बेरोजगारी जनसंख्या पर किए गए धन का उत्प्रय है। उत्प्रय मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। चलो इजी इजी पॉइंट लेते हैं पहले तो, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा सा इजी रहे। सबसे पहले है क्या है कि देश पर आर्थिक भार की वृद्धि पड़ती है, ठीक है। बेरोजगारी से क्या होता है, देश की आर्थिक भार पर भी वृद्धि पड़ती है, यानी पैसे खर्च हो रहे होते हैं और ज़्यादा फायदा नहीं होता। दूसरा है कि परिवार के परिवार के स्वास्थ्य में भी कमी आती है, ऑब्वियस सी बात है। अगर लोग बेरोजगार हो जाएंगे, पैसे नहीं मिलेंगे, विकास नहीं हो पाएगा उनका, है ना। ये बात नेक्स्ट भी लिखी हुई है, कुशलता विकास में कमी आ जाती है ना। परिवार में जब पैसे नहीं मिल पाते, स्कूल नहीं भेज पाते अपने बच्चों को, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो काम नहीं मिल पाता। दूसरा, जनसंख्या जो है वो दायित्व में बनी रहती है, डर लगा रहता है जनसंख्या को, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा है शेष और आक्रोश की भावना का विकास होता है, गुस्सा भड़कता है कि जी हमें जॉब क्यों नहीं मिल रही, खाली बैठते रहते हैं, कहते हैं ना खाली खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो यही है। तो इसका मतलब ये है, आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि भारत में जो बेरोजगारी है उससे भारत के जो यूथ है, यूथ का मतलब क्या होता है, जो लोग जो जवान लोग हैं उन पे क्या असर पड़ रहा है। तो आप बोलना कि उनको बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उनमें गुस्सा आ रहा है, उनको जॉब नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है ना। वो बेरोजगार है जिसकी वजह से वो अपनी फैमिली को का ध्यान भी नहीं रख पा रहे, ठीक है, और उनका आक्रोश भड़क रहा है, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं देश की वृद्धि के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है जी। चलो, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत ने जो है, सरकार ने जो है वो शिक्षा का प्रसार करने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं, अलग अलग अभियान चलाए हैं। सर्व शिक्षा अभियान हो गया, सेतु जो है वो पाठ्यक्रम ब्रिज कोर्स हो गया, है ना, स्कूल लोटा शिविर हो गया, मिड डे मील दिया जाता है जो स्कूलों में, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में दिया जाता है। शिक्षा का अधिकार का अधिनियम बनाया गया ताकि हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, आगे बढ़ सके, है ना। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आर्थिक क्रिया कितने प्रकार में बटी हुई है। तो आपको पता है आर्थिक क्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, कौन सी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जो प्राथमिक होती है, इसमें से करूँ या इसमें से एक ही बात है। तो जो प्राथमिक क्रिया होती है, प्राथमिक क्रिया क्या होती है, प्राथमिक क्रिया में क्या होती है, जो कृषि से रिलेटेड आता है ना वो सारा का सारा हमारा प्राथमिक क्रिया। देखो जापान का एग्जाम्पल आ गया ना, आ गया ना क्वेश्चन जापान का। तो बेसिकली जो प्राथमिक क्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है। सॉरी, प्राथमिक क्रिया कह रहा हूँ, जो क्षेत्रक होते हैं हमारे 3 क्षेत्रक होते हैं, कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे पहला होता है प्राथमिक, जिसमें क्या होता है कि हम किसका बेसिकली क्या कहते हैं उसको, मैं आपको दिखा देता हूँ पहले आंसर, क्योंकि मैं ऐसे फिर ढूंढता रहूँगा, फिर फोकस नहीं बन पाएगा मेरा। ये रहा प्राथमिक क्षेत्र, यानी प्राकृतिक से जुड़ी हुई क्रियाओं को हम क्या कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र में डालते हैं। जैसे किसी कृषि, तो आप किससे, खेतों से जुड़े हुए हो, खेत क्या है, प्राकृतिक चीज़ है। वानिकी,
वानिकी यानी वानिकी ये जो खेती वगैरह ही होता है एक तरह से। पशुपालन, पशु में आप पशु क्या है, वो भी प्रकृति से जुड़े हुए, मत्स्य पालन, मछली पालना, मुर्गी पालना, खनन, ये क्या है, ये हमारी प्राथमिक क्षेत्र में आती है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, उत्खनन और विनिर्माण से रिलेटेड या उद्योगों से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती है वो द्वितीयक क्षेत्र में आती है। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से धागा बनाना, कॉटन के कपड़े बनाना, ये किस में आता है, तो यही आता है जी हमारा विनिर्माण उद्योग में, द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें सारी की सारी सेवाएं आती है। इसमें किसी भी चीज़ का उत्पादन नहीं किया जाता, परंतु सेवा इसमें शामिल होती है। जैसे कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस में आऊँगा, मैं प्राथमिक में आऊँगा, द्वितीयक में आऊँगा या तृतीयक में आऊँगा, मैं तृतीयक में आ रहा हूँ। मैं आपको सेवा प्रदान कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छा समझा रहा हूँ। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर ने कितना पढ़ाया है, ये लो बताओ कितने किलो पढ़ाया, आप नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि मैंने किलो के हिसाब से नहीं पढ़ाया, मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। समझ रहे हो ना? तो जहाँ पर किलो वगैरह है, जो मतलब आप तोल नहीं सकते जिस चीज़ को ना, तो वहाँ पर जो सेवाएँ आती है वो जो आपकी तृतीयक क्षेत्र में आती है। आपके टीचर भी तृतीयक क्षेत्र की वो कर रही हैं। यस सर नो? तो इसमें देखो पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, एक-एक मार्क्स में क्वेश्चन भी आ सकता है कि परिवहन जो है वो किस क्षेत्र की सेवाएँ हैं, तो याद रखना तृतीयक क्षेत्र की है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निर्धनता क्या है। ठीक है, निर्धनता का क्या मतलब है, आपसे ज़रूर पूछा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लो। जब कोई व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकता यानी रोटी, कपड़ा और मकान को पूरा नहीं कर पाता, तब वह निर्धन कहलाता है। ठीक है। मान लो मैं हूँ, ना मेरे पास घर है, ना ही मेरे पास घर है, मकान नहीं है मेरे पास, ना मेरे पास कपड़े हैं, कपड़े एक ही कपड़े मैंने पहन रखे हैं, वही है मेरे पास। और मान लो मेरे पास रोटी भी नहीं है, मेरे को पता नहीं कि आज मेरे को खाना मिलेगा भी नहीं मिलेगा, तो मैं निर्धन कहलाऊंगा। यस सर नो? डेफिनेशन अच्छे से लर्न करना है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्धनता रेखा जो होती है का निर्धारण कैसे किया जाता है और कौन कौन सी संस्था भारत में निर्धनता का आकलन करती है। तो निर्धनता का आकलन मैं आपको बता दूं, भारत सरकार करती है। ठीक है। पहले एनएसओ किया करती थी, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ। ठीक है। और कैसे निर्धनता का आकलन किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। निर्धनता का आकलन जो है वो दो प्रकार से किया जाता है। वैसे मैंने नीचे इसमें अपने नोट्स में भी आंसर लिख रखा है, बट मैं आपको इससे भी बता देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए सारी चीज़ें अच्छे से। ये देखो जी, ये देखो लिखा ना, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो है वो दो आधारों पर किया जाता है। पहला तो जो है वो कैलोरी के आधार पे किया जाता है और दूसरा आय के आधार पे किया जाता है। कैलोरी का मतलब जो भी चीज़ हम खाते हैं ना उससे हमें कैलोरी मिलती है। ठीक है। देखो, अगर कोई पर्सन ग्रामीण यानी गांव के इलाके में 2400 कैलोरी या उससे ज्यादा खाता है प्रतिदिन, तो वो व्यक्ति निर्धन नहीं है। बट अगर 2400 कैलोरी से कम खाता है तो वो बंदा निर्धन है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हर चीज देखो, अच्छा पहली बात ओके, ये सुन लो, पहले आगे सुन लो। और शहरों में अगर कोई पर्सन 2100 कैलोरी से कम खा रहा है तो बंदा निर्धन है। अब पहले तो आप एक चीज सुन लो जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि गांव में कम कैलोरी, गांव में ज्यादा कैलोरी लिखा हुआ है और शहरों में कम, ऐसा क्यों? क्योंकि गांव में जो लोग हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, खेतों में काम करना पड़ता है, सारी चीज़ खुद करनी पड़ती है। शहरों में तो बंदे लैपटॉप के सामने बैठ के काम करते हैं मैक्सिमम। हाँ, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो क्या है ये, क्या मतलब, इससे हमें क्या पता चला कि ग्रामीण जो गांव में लोग रहते हैं उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है, ज़्यादा पौष्टिक आहार की ज़रूरत है। यस और नो? तो ग्रामीण इलाके में इसलिए कैलोरी ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर हर जैसे चावल से आपको मान लो 1 किलो चावल से आपको 10 कैलोरी मिलती है, ऐसे ऐसे करके, वैसे मिलती नहीं है, वो बहुत हो जाता है 1 किलो चावल तो। एक कटोरी चावल से मान लो आपको 100 कैलोरी मिलती है, तो ऐसी कैलोरी ऐड होती है। एक दिन में अगर 2400 कैलोरी से ज़्यादा कोई गांव में खाता है तो वो क्या है, वो निर्धन नहीं है, वो निर्धनता रेखा से ऊपर आता है। ठीक है जी। चलो, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन भी दो प्रकार से किया जाता है, कैलोरी और आय के हिसाब से। ठीक है। अब आय पे आ जाते हैं। ग्रामीण इलाके में, ध्यान से सुनना, ग्रामीण इलाके में अगर कोई पर्सन महीने के 816 रुपये कमा रहा है ना, और शहर में महीने के 1000 रुपये कमा रहा है, 2011 और 12 के आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बंदा जो है वो क्या है, वो आपका गरीबी रेखा से ऊपर आएगा। ठीक है। जो रंगाराजन ने के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने ये बात बोली थी। और उसके बाद 2014 में इसको चेंज करके 972 और 1407 रुपये कर दिया। ऑल दो ये भी अभी मेरे को फनी चीज़ लग रही है, क्योंकि 1407 रुपये महीने के कुछ भी नहीं होते बच्चे, कुछ भी नहीं होते। समझ रहे हो? तो बट फिर भी भारत में तो ये निर्धनता रेखा रखी गई है। अच्छा, एक वर्ल्ड बैंक भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही होगा मेरे को लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्धनता, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पहले 26 कर लेते हैं। ठीक है।
26 है कि विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता का जो है वो निर्धनता की क्या परिभाषा है? निर्धनता वर्ल्ड बैंक किसको मानता है कि निर्धन व्यक्ति कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार मैं आपको दिखा, ये निर्धनता रेखा वाला वही 2400 2100 कैलोरी और ये पैसे के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हमारे वर्ल्ड बैंक पे। तो वर्ल्ड बैंक कहता है कि अगर कोई व्यक्ति $1.9 से ज़्यादा कमा रहा है ना एक दिन के अंदर, तो वो निर्धन नहीं है, और $1.9 से कम कमा रहा है तो वो निर्धन है। $1.9 समझते हो आप कितना होता है? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 160 रुपये, 150 रुपये मानो। अगर कोई व्यक्ति 150 रुपये से कम कमा रहा है एक दिन के अंदर भारत में, तो वो बंदा निर्धन है, ठीक है। चलो क्लियर हो गया ना आपको? चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे कि भारत में निर्धनता के क्या कारण है। भारत में निर्धनता के क्या कारण है वो आपको बताना है। भारत में लोग जो है वो गरीब क्यों हैं इतने ज़्यादा? तो भारत में निर्धनता के बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको दिखाता हूँ भारत में निर्धनता के क्या क्या कारण हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा 5 नंबर का आपकी झोली में आकर गिरेगा अगर आपने सही से आंसर लिखा, तो बहुत ही फायदा होगा आपको, ठीक है। तो ये सुन लो, भारत में निर्धनता के क्या क्या कारण हैं। ये आपको नहीं दिख रहा होगा, चलो इसको जूम कर लेते हैं। इसमें थोड़ा आपको बनाकर भी लिखना पड़ेगा। चलो यार मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ, आप बोलोगे सर बना कर लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। मैंने ये नोट्स के अंदर करवा रखा है कि ये रहा। भारत में निर्धनता के कारण सबसे पहले तो ब्रिटिश औपनिवेश, यानी ब्रिटिश औपनिवेशों, अंग्रेजों ने हमारे पे राज किया था, उनकी खराब नीतियों की वजह से भारत के बहुत सारे लोग जो है वो निर्धनता की तरफ चले गए, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, उन्होंने हमारी जो कपड़ा उद्योग है वहाँ पर जो लोग काम करते थे उनका जॉब वगैरह छीन ली, जिसकी वजह से वो लोग निर्धन हो गए। तो ये उपनिवेश, ब्रिटिश उपनिवेश की जो नीतियाँ हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग गरीब रह गए। दूसरा है जनसंख्या, जनसंख्या में बढ़ोतरी की वजह से, जनसंख्या में बढ़ोतरी की वजह से भी बहुत सारे लोग गरीब हो गए। अब आप बोलोगे सर जनसंख्या बढ़ने की वजह से लोग गरीब कैसे हो गए? एक बंदा जो मान लो दिन के 200 रुपये कमा रहा है, ठीक है, और वो है और उसकी वाइफ है, तब ठीक है। बट अगर एक बंदा 200 रुपये कमा रहा है और वो है, उसकी वाइफ है और 6 उसके बच्चे हैं, तो वो बच्चों को देखेगा खुद का, मतलब मान लो 6 भी नहीं, मान चलो 6 बच्चे हैं, 8 जनों में दिन के 200 रुपये बहुत कम होते हैं। तो एक तरह से वो निर्धनता की तरफ जा रहे हैं, गरीबी की तरफ जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर जो रोजगार भी नहीं मिल पाता, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शादियों में इतना पैसा लगाते हैं लोन लेके, फिर लोन ले लिया, फिर वो लोन के चक्कर में पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं लोन चुकाने के, तो इसकी वजह से वो गरीब रह जाते हैं। लोन चुकाते हैं तो फिर वो गरीब बन जाते हैं, चुकाते चुकाते ही फिर वो देहांत हो जाता है उनका। तो ये क्या है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है। हम पैसे इतना दिखाते हैं, दिखावा दिखावा तो नहीं कह सकते, अच्छा है शादियों में पैसे लगने चाहिए, बट अपनी मतलब दिखाने के लिए मत करो, खुशी के लिए करो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बट कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, जिसकी वजह से फिर वो निर्धनता की तरफ चले जाते हैं, गरीबी की तरफ चले जाते हैं, शादी कराने के लिए अपने बच्चों की लोन लेते हैं, गलत है ये। तीसरा पॉइंट है भूमि और अन्य संसाधनों का जो है वो असमान वितरण। इसका मतलब क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है। इसके कारण भी जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है वो गरीब रह जाते हैं। तो ये भी निर्धनता का कारण है। तो ये 4 निर्धनता के कारण है मेन। और बाकी अन्य कारण क्या है? अन्य कारण में पहला यही है, बाल श्रम, ठीक है। जब बाल श्रम करते हैं बंदे, तो वो क्या होते हैं, वो पढ़ नहीं पाते, जिसकी वजह से एंड में जाके वो गरीब हो जाते हैं। निरक्षरता, निरक्षरता यानी पढ़े लिखे नहीं होते। तो बेरोजगारी, बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा कारण है निर्धनता का। असहायता, काम नहीं मिल पाता उनको, प्रॉब्लम होती है, या कोई भी उनको स्वास्थ्य खराब होता है उनका, है ना। और परिवार का बड़ा कार्य तो मैंने आपको बता ही दिया, जनसंख्या। तो ये सारे के सारे कारण है हमारी गरीबी के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गरीबी हटाने के उपाय, तो गरीबी हटाने के बहुत सारे उपाय हैं। पहले तो अपने बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है जी। दूसरा है कि जो सरकार देश का विकास करो, ठीक है। तीसरा है कि बहुत सारी अलग-अलग स्कीम भी चलाई गई है जिससे गरीबी को ख़त्म किया जा सकता है। अभी हम स्कीम की बात करेंगे, ठीक है जी। पहले तो 25 वाले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से लोग जो है वो निर्धनता रेखा से असुरक्षित है? तो इसमें एससी और एसटी आएगा। एससी, एसटी जो लोग होते हैं वो असुरक्षित है, मतलब उनको क्या कहते हैं, निर्धनता सबसे ज़्यादा जो है वो एससी, एसटी में आपको देखने के लिए मिलती है। क्लियर हो गया जी? चलो। ये आपकी बुक का आंसर है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 24 पे, जिसकी हमने बात करी थी कि गरीबी हटाने के क्या क्या कारण हैं, मतलब गरीबी आप कैसे हटा सकते हो। तो पहला तो आर्थिक समृद्धि का प्रोत्साहन करके, यानी देश का विकास करके आप गरीबी कम कर सकते हो। जब आप देश का विकास करोगे, लोगों को जॉब वगैरह मिलेगी, जॉब वगैरह मिलेगी, पैसे वगैरह मिलेंगे, पैसे वगैरह मिलेंगे, तो वो गरीबी से निकल पाएंगे, ठीक है। एक तो ये है। और दूसरा क्या, अलग अलग नीतियाँ चलाई गई है, जैसे कि मनरेगा।
अभी अलग-अलग नीतियों के नाम आपको याद रखने हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मनरेगा है। मनरेगा 2005 सितंबर में चलाया गया था, ठीक है जी? और मनरेगा की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम, रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है। इसमें ये बोला जाता है, ये बहुत ध्यान से सुनना ये, इसमें ये ना सबसे पहले 600 जिलों तक चलाया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि गाँव के हर पर्सन को है ना 365 दिन होते हैं साल में, उसमें से 100 दिनों तक जॉब दी जाएगी या काम दिया जाएगा। और अगर काम 100 दिनों तक नहीं दे पाए तो उनको क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता। यानी मान लो मैं हूँ, मेरे को 90 दिन तक काम दिया सरकार ने साल के अंदर और 10 दिन तक नहीं दे पाई तो 10 दिन के भी पैसे मिलेंगे मेरे को। ये होता है मनरेगा, ठीक है जी। और ये सबसे पहले कहाँ चलाया गया था, 600 जिलों में। और इसमें क्या होती है, 1/3 जो होती है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होती है। एक तिहाई जो रोजगार होता है वो वुमेन्स को मिलता है। मतलब मान लो 100 बंदे अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें से 33 जो होती है मनरेगा में वुमेन्स ही होती है, ठीक है जी। और बेरोजगारी भत्ता मैं आपको बता ही चुका हूँ। और इसके लिए देखो पैसे वगैरह चाहिए होते हैं, है ना, ये मनरेगा को चलाने के लिए। तो केंद्र सरकार ने भी एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष बना रखा है और राज्य सरकार ने भी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी का कोष बना रखा है, ठीक है जी। और भी बहुत सारी अलग-अलग योजनाएँ चलाई गई है। जैसे राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 2004 में चलाई गई थी। प्रधानमंत्री योजना 1993 में चलाई गई थी। ग्रामीण रोजगार सृजन 1995 में चलाई गई थी। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में, है ना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना ये चलाई गई थी हमारे 2000 के अंदर। तो ये अलग-अलग योजना वगैरह चलाई गई थी, जिससे क्या हो सके, कहीं न कहीं हम गरीबी को हटा सकें, ठीक है। क्या था, पहला तो विकास करना और दूसरा क्या था, अलग-अलग नीतियाँ, जैसे भारत के अंदर वो मनरेगा, है ना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वरोजगार योजना, ये सारी की सारी। अब आ जाते हैं एक क्वेश्चन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बीच में मैंने छोड़ दिया था, ये चैप्टर नंबर 1 का ही क्वेश्चन है कि एक ज़मीन पर उत्पादन बढ़ाने के जो है वो 3 उपाय हैं, बताइए। मतलब एक ज़मीन है, ठीक है? उसमें ना मैं उत्पादन को तेज़ी से, मतलब जैसे मान लो एक ज़मीन है, उस पे 10 किलो अनाज उगता है, क्या हम उसे 15 किलो कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो आपने बोला था नहीं कर सकते। कर सकते हो आप, कैसे? फर्टिलाइज़र वगैरह का यूज़ करके। 1 साल में, जैसे मान लो अभी एक साल में एक ही बार खेती करते हो तो 10 किलो उग रहा है, तो साल में 3 बार खेती करो। तीनों की तीनों, जो खरीफ, रबी और ज़ाइद फसल है, तीनों उगाओ तो 30 किलो अनाज उगेगा, है ना? तो ये कुछ तरीके होते हैं, अब उन तरीकों की बात कर लेते हैं। तो ये है जी हमारे 3 तरीके, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ। ये है, पहला है कि बहुविध फसल प्रणाली, यानी एक साल में एक से ज़्यादा एक से ज़्यादा बार खेती करते हो तो इससे भी आप उत्पादन को बढ़ा सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो। दूसरा है आधुनिक उपकरणों का यूज़ करके, है ना, जिससे क्या हो, भूमि के हिस्से पर ज़्यादा उत्पादन बढ़ाया जा सके, मतलब ट्रक वगैरह का, है ना, फर्टिलाइज़र वगैरह का, है ना। उच्च किस्म के बीजों का उपयोग करके और सिंचाई की नई व्यवस्था का प्रयोग करके, बड़े-बड़े ट्रक वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह, इन सब का, बड़ी-बड़ी मशीनों का यूज़ करके भी आप उत्पादन बढ़ा सकते हो। ये कुछ तरीके हैं उत्पादन बढ़ाने के ज़मीन पर। ये क्वेश्चन आता है ज़रूर कि मान लो सेम लैंड है, ज़मीन का टुकड़ा उतना ही है, बट क्या उस पे उत्पादन बढ़ा सकते हैं? तो ये कुछ तरीके हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं। खाद्य सुरक्षा क्या है और उसके कितने आयाम हैं? तो मैं आपको बता दूँ, खाद्य सुरक्षा के हमारे 3 आयाम हैं। और खाद्य सुरक्षा क्या होती है? ये रही जी। बेसिकली इसके 3 आयाम ही इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो, उपलब्ध भोजन लोगों की पहुँच में हो, साथ ही लोगों के पास उस भोजन को प्राप्त करने वो का सामर्थ्य हो, यानी पैसे हो। देखो, खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है, जब जैसे भारत को एक खाद्य सुरक्षित देश हम तब मानेंगे जब भारत के लोगों के पास फूड हो, है ना? और फूड जो हो वो उनके पास हो, उनकी पहुँच में हो। और तीसरा, फूड खरीदने के उनके पास पैसे भी हों, खाना खरीदने के पैसे भी हो, तब हम कहेंगे भारत एक खाद्य सुरक्षित देश है। और यही है इनके 3 आयाम भी, कौन-कौन से? खाद्य उपलब्धता, पहुँच और सामर्थ्य, ठीक है? देश में सभी लोगों के लिए भोजन जो हो उपलब्ध हो, यह है खाद्य उपलब्धता। पहुँच का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिलता रहे, भोजन प्राप्त करने के लिए कोई बाधा ना हो। सामर्थ्य क्या मतलब कि उनको भोजन प्राप्त करने के लिए उनके पास पैसे वगैरह भी हो, ठीक है जी, धन उपलब्ध हो। तो उसी को हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा के 3 आयाम, ठीक है। नेक्स्ट है कि भूख क्या है और भूख कितने आयाम की, मतलब भूख के प्रकार बताइए। तो मैं आपको बता दूं, भूख जो होती है 3 प्रकार की, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। पहले उसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले तो भूख की डेफिनेशन देख लेते हैं। भोजन की कमी के कारण बेचैनी की भावना को हम भूख कहते हैं, ठीक है। जब भोजन नहीं मिल पाता तो जो भावना होती है ना, जो भूख सी लगती है, पेट में दर्द होता है, तो उसी को कहते हैं हम भूख, ठीक है। चलो, और गुड़-गुड़ की आवाज़ आती है पेट में से, है ना? तो उसी को कहते हैं भूख। भूख 2 प्रकार की होती है, एक दीर्घकालिक भूख और एक होती है मौसमी भूख, ठीक है? अब ये दीर्घकालिक भूख क्या होती है?
गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में जब असक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूख से ग्रसित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब लोगों की आय कम होती है और वो खाद्य पदार्थ है यानी खाने की चीजें हैं वो नहीं खरीद पाते, तो उसको हम कहते हैं दीर्घकालिक भूख। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब एक बंदा है, ठीक है, जिसको कम से कम डेली 100 रुपए का खाना चाहिए, बट क्योंकि उसकी आय कम है, 90 रुपए ही मिल पाते हैं उसे डेली, तो वो क्या कर रहा है, वो दीर्घकालिक भूख से पीड़ित है। डेली उसको कम खाना पड़ता है, तो ये होता है दीर्घकालिक भूख। और एक होती है मौसमी भूख। मौसमी भूख वह है वह लोग ग्रस्त होते हैं जिनका काम जो होता है मौसम से प्रभावित होता है, उसको हम कहते हैं मौसमी भूखमरी। इसमें क्या होता है, एक पर्सन जो है उसको काम नहीं मिल रहा, जैसे मान लो, है ना, मान लो उसको सर्दियों में, जैसे मैंने आइसक्रीम वाले भैया का एग्जांपल दिया है ना, तो वो क्या है कि सर्दियों के टाइम में उनको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, कम खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर्दियों में उनके पास काम नहीं है। गर्मियों में तो आइसक्रीम बेच के उनके पास पैसे है, बट गर्मियों में प्रॉब्लम होती, सर्दियों में प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या, मौसमी बेरोजगारी, यानी मौसम चेंज होने की वजह से वो बेरोजगारी से पीड़ित हो गई, क्योंकि गर्मियों में तो सही थी उनकी हालत, बट सर्दी में बिगड़ गई। बट दीर्घकालिक क्या है, हमेशा उसको दिक्कत रहती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसकी इनकम ही कम है। काम तो है दीर्घकालिक में, काम तो होता है बंदे के पास, बस इनकम कम होती है, जिसकी वजह से हमेशा उसको कम खाना पड़ता है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ डेफिनेशन। दीर्घकालिक भूख की मैंने नीचे भी लिख रखी है, जस्ट अ सेकेंड। ये रहा जी। बाहर भुखमरी 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है, देखो ये रही मौसमी, और ये दीर्घकालिक है। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है ना, तो ये सपोर्टिंग मटेरियल भी हो गई, तो ये दीर्घकालिक है, देखो लिखा भी है। अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण मतलब होती है, मतलब फूड नहीं मिल पाता, और ये होती है कि साल में कुछ टाइम जो होती है वो फूड नहीं, ये डेफिनेशन गलत लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने मैंने जो बताई है ना, जो मैंने पढ़ाई है आपको, वही लिखनी है आपको। ठीक है, चलो। भारत में खाद्य सुरक्षित कौन असुरक्षित कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर का सीधा। मतलब भारत में ऐसे कौन कौन लोग हैं जिनको फूड नहीं मिल पाता, तो ये है जी लोग कुछ जिनको फूड नहीं मिल पाता। कौन? सबसे पहले तो काम के आधार पे, गांव के अंदर जिनके पास ज़मीन नहीं होती, है ना, और पुराने काम करते हैं, जो मटके वगैरह बनाना ऐसे काम करते हैं, वो क्या है, वो गरीब रह जाते हैं। शहरों में जो मजदूर होते हैं, भिखारी होते हैं, वो गरीब रह जाते हैं। सामाजिक समुदाय के अंदर एस सी एस टी ओ बी सी ये थोड़े गरीब है, क्योंकि इनके पास ज़मीन नहीं है। ज़मीन है तो छोटी ज़मीन है, और छोटी ज़मीन पे भी कम उत्पादन होता है, उपजाऊता कम है, तो इसकी वजह से वो असुरक्षित है। लिंग के आधार पे जो महिला होती है, 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो गरीब होते हैं, ज़्यादातर खाना नहीं मिल पाता उनको। पिछड़े इलाकों में, इलाकों के हिसाब से बिहार है अपना, उड़ीसा, झारखंड अपना, छत्तीसगढ़, और जो प्राकृतिक जहाँ पर वो आपदाएं थोड़ी ज़्यादा आती है, वहाँ पर भी लोग जो हैं खाद्य असुरक्षित है, उनको फूड नहीं मिल पाता। और प्रवासी, प्रवासी लोग वो होते हैं जो अपनी जगह चेंज करते रहते हैं, है ना, काम की तलाश में जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फूड की प्रॉब्लम आती है। तो ये है। सरकार द्वारा बफर स्टॉक क्यों बनाया गया है? अब ये बफर स्टॉक सुन लो क्या होता है। सरकार ने ना बहुत सारा जो है सरकार है ना किसानों से फसल वो बहुत उनकी फसल खरीदती है और उनको इकट्ठा करती है, उसी को हम बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है जो सरकार है वो पैसे इकट्ठा करके क्यों रख, मतलब ये खाना जो है वो इकट्ठा करके क्यों रख रही है, क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो बफर स्टॉक बना रही है? तो लिखा जी आंसर, मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे थोड़ी साफ फोटो खींची हुई है, उसको दिखा देता हूँ मैं आपको। नहीं, नहीं, नहीं खींची हुई, तो वही वाली फ़ोटो उसी से काम चलाना पड़ेगा, बट समझ आ जाएगा आपको। समाज के गरीब वर्गों में बाज़ार कीमत से कम पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इससे कीमत का अ, निर्गम कीमत भी इसे ओके, ये मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। ओके, सरकार ने ना, मैंने जैसे बताया, सरकार क्या करती है, किसानों से खाना खरीद के उसको कहाँ पर रखती है, बहुत बड़े बड़े गोदामों में रखती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं बफर स्टॉक। तो सरकार ने बफर स्टॉक क्यों बनाया है? सबसे पहले तो सरकार ने बफर स्टॉक बनाया है ताकि मान लो अगर कोई खराब मौसम आ जाए, आपदा आ जाए, आपदा यानी काल का मौसम या अनाज की कमी हो जाए, तो उसको हल किया जा सके, इसलिए बफर स्टॉक बना रखा है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने बफर स्टॉक इसलिए भी बना रखा है, जो बहुत ही गरीब लोग हैं ना, उनको क्या करती है, वो बफर स्टॉक में से जो अपने राशन कार्ड सुना होगा, तो राशन कार्ड में से बहुत सारे लोगों, जो गरीब लोग होते हैं, उनको राशन मिलता है फ्री में। ठीक है, और बहुत कम दामों पे भी मिलता है। तो मतलब कभी कभार फ्री में मिलता है, जैसे कि जहाँ तक मेरे को पता है कोविड के टाइम में फ्री में बटा था। अब शायद है नहीं है, इसका कुछ आइडिया नहीं है मेरे को। ठीक है, और बफर स्टॉक जो होता है उससे ही बेसिकली बफर स्टॉक के अंदर से ही जो सरकार है वो खाना निकाल के, फूड निकाल के किसानों को बांटती है। ठीक है,
और सॉरी किसानों को कह रहा हूँ, गरीब लोगों को देती है और बहुत ही कम कीमत पर देती है, और उसी कीमत को हम निर्गम कीमतें कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा ना कि निर्गम कीमतें क्या होती है? ये वह कीमत होती है जिस पर सरकार बफर स्टॉक से अनाज लेकर गरीब लोगों को देती है, उसी को हम निर्गम निर्गम कीमतें कहते हैं। 2 रुपये 3 रुपये किलो चावल, 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो गेहूं, ऐसे कम कीमतों पर देती है। ठीक है जी। चलो, अब आते हैं जी एक नेक्स्ट वाली चीज़ पर, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है और इसके फायदे और नुकसान बताइए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या होती है? मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि सरकार क्या करती है, भारतीय खाद्य नियम निगम यानी एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, द्वारा अधिपत्य अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है, बांटती है, और इसी को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। ठीक है। इन राशन की दुकानों को उचित दर वाली दुकानें भी कहा जाता है, फेयर प्राइस शॉप भी कहा जाता है। राशन की दुकानें होती है ना जहाँ लाइन लगी हुई होती है, आप कभी देखना। ये नहीं कि आप बोलोगे सर मेरे घर के बाहर जो है वो दुकान है, वो राशन शॉप नहीं, वो राशन शॉप नहीं होती। कभी आप पूछना अपने पेरेंट्स से कि राशन की दुकान है सर, मतलब हाँ सर नहीं, मतलब अपने पेरेंट्स को बोलना कि मम्मी या पापा हमको राशन की दुकानें दिखाओ, राशन जहाँ राशन मिलता है राशन कार्ड से, वो आपको थोड़ा दिखाएंगे। ठीक है। चलो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के फायदे देख लो, नुकसान देख लो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का फायदा क्या होता है? गरीब लोगों को राशन मिल जाता है। ठीक है। बड़े पैमाने पर भुखमरी की प्रॉब्लम्स को रोकने में सहायता मिलती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गरीब लोगों को फूड मिल पाता है। और तीसरा है कि दुकानों पर क्या होती है, निर्गम कीमतों पर खाद्य खरीद पा रहे हैं, और ये गरीब लोग जो होते हैं राशन की दुकानों से कम कीमतों पर खाना खरीद पा रहे हैं। और ये सिर्फ खाद्य जो पीडीएस है, यानी हमारा जो खाद्य जो आपका फूड क्या कहते हैं उसको, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसी की वजह से संभव हो पाया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हिंदी में कहते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है। चलो, और इससे क्या होता है, बहुत और किसानों को भी न्यूनतम समर्थित कीमतें मिलती है। न्यूनतम समर्थित कीमतें क्या होती है? अब सरकार किसानों से खरीद रही है फसल, तो उनको पैसे तो देगी ना, तो इससे भी किसानों को भी ये रहता है कि हाँ हमको हमारी फसल सरकार खरीदेगी। ठीक है। चलो, इसके कुछ नुकसान भी हैं। नुकसान क्या है? इस प्रणाली में खाद्य पदार्थ जो है बफर स्टॉक को भरा जाता है, और बफर स्टॉक में नियम से ज़्यादा ही अनाज भरा जा रहा है, जिससे अनाज खराब हो जाता है। मान लो एक बफर स्टॉक है, एक गोदाम है जिसके अंदर 200 किलो चावल आ सकते हैं। ठीक है। सरकार ने 300 किलो भर रखा है, जिसकी वजह से 100 किलो जो है वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि पड़ा पड़ा जानवर वगैरह खा लेते हैं उनको, ये दिक्कत हो जाती है। बफर चूहे वगैरह, बफर स्टॉक में ज़्यादा अनाज भरा जाता है, जिसकी वजह से रख रखाव की कीमतें भी बढ़ जाती है ना। अब आप ज़मीन पे रखोगे तो आपको ज़मीन पे ऐसी तो नहीं रखोगे, मान लो आप 300 किलो रखना है ना, तो आप कोई ट्रेलर लाओगे है ना, फिर उस ट्रेलर पे रखोगे है ना, तो मतलब कीमतें बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि मोटे अनाज की फसल में कमी आ रही है, क्योंकि सरकार जो है ना वो सिर्फ चावल और गेहूं ही खरीदती है किसानों से, तो इससे क्या होता है, किसान भी क्या करता है, सिर्फ गेहूं और चावल उगाता है, जिसकी वजह से तो बाकी जो फसल उग रही है ना, उस पर थोड़ी कमी आ रही है। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे चावल और गेहूं है ना, उनकी खेती जो है उसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, और किसान के पास पानी तो है नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं है कि वो पानी बनाता है, तो वो ज़मीन के अंदर से पानी निकालता है, जिसकी वजह से ज़मीन के अंदर पानी का जो जल स्तर है उसमें गिरावट आ रही है लगातार। ठीक है जी। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन। बाकी न्यूनतम समर्थित कीमतें तो मैंने आपको बता दी। वो कीमत देखो, एक तो हमने पढ़ी थी निर्गम कीमतें। निर्गम कीमतें क्या होती है? जिस कीमत पर सरकार बफर स्टॉक से खाना लेकर, अनाज लेकर गरीब लोगों को बांटती है, उसको हम कहते हैं निर्गम कीमतें। न्यूनतम समर्थित कीमतें वह कीमतें होती है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है, उसको हम कहते हैं न्यूनतम समर्थित कीमत, जिसको एमएसपी कहा जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। राशन की दुकानें तो आपको पता ही है क्या होती है, मैंने बता ही दिया। अब एक सहकारी समितियां भी होती है। सहकारी समिति क्या होती है? सरकार के अलावा भी बहुत सारे ऐसे एनजीओ होती है, सरकारी आप कह सकते हो सहकारी समिति होती है, जो फूड उपलब्ध करवाती है कम दामों पर। ठीक है। तो उनके फायदे बताने हैं, उनका महत्व बताना है, तो ये है जी उनका महत्व। ये रहा जी, सरकारी जो समितियाँ होती है उनके फ़ायदे वगैरह बताने हैं। ठीक है। तो ये लिखा हुआ है, आप इसको रीड कर लेना। इसमें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये भी है ना, बेसिकली वो जो उचित कीमतों वाली दुकानें होती है ना, राशन की दुकानें, उसी की तरह होती है। उसमें भी बहुत कम प्राइस पे जो है वो फूड दिया जाता है। और तमिलनाडु के अंदर 94% जो है ना सहकारी समितियाँ जो होती है ना, वही राशन की दुकानें उन्होंने खोल रखी है, और इसी की वजह से आपको तमिलनाडु में गरीबी थोड़ी कम देखने के लिए मिलेगी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन वगैरह है, ये देख लेना आप। ओके। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और यहाँ नहीं तो मैं आपको वेबसाइट पे दे दूंगा। ठीक है। बाकी जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई होप क्या, मेरे को पता है अगर ये वाला क्वेश्चन आपने करे यहाँ तक वीडियो देखी तो आपका एग्जाम अच्छा ही जाएगा। ठीक है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।